को अपडेट कर दे। रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई ये इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज। पुतिन का मैक्रो को जवाब, क्या कहा है उन्होंने ये हम बताते हैं आपको। यूक्रेन में रूस युद्ध जारी रखेगा, दो टूक कह दिया है। ज़ेलेंस्की के बयान पर रूस भड़का हुआ है। ज़ेलेंस्की का भाषण ठीक नहीं, जो उन्होंने बीते दिनों भाषण दिया था उसको लेकर रूस का स्टैंड ये सामने आ चुका है। उनका भाषण ठीक नहीं है और युद्ध रुकेगा नहीं। पुतिन ने 90 मिनट, तकरीबन 90 मिनट तक बातचीत की थी और उस बातचीत के बाद ये बातें निकलकर अभी सामने आई है कि वो क्या करेगा, युद्ध नहीं रोकेगा। सीधे सीधे कह दिया है, या तो आपको शर्तें माननी होगी या तो आपको टेबल टॉक करना होगा। सीज फायर पे बात की जा रही है, ये कहना है ज़ेलेंस्की का कि सीज फायर पे आप बात कीजिए, तब हम आते हैं टेबल टॉक करने के लिए। लेकिन रूस ने एकदम क्लियर कर दिया है, ज़ेलेंस्की को भी सीधी चेतावनी कि आपका जो भाषण था वो ठीक नहीं था, जो आपने रूस को लेकर बयान दिया है। मैक्रो से जो बातचीत हुई है उस बातचीत को लेकर उनका कहना है कि युद्ध तो किसी भी सूरत में नहीं रुकेगा। यानी ये तस्वीरें बिल्कुल साफ हो गई है कि पश्चिमी देश भी अब चाहते हैं कि बातचीत वो जरिया है। कितना गोला बारूद दागेंगे, कितनी मिसाइलें दागेंगे, बातचीत के टेबल पे आएंगे तभी शांति स्थापित होगी, तभी शांति कायम होगी। और सीधे हम वॉशिंगटन इस वक्त आपको लिए चलेंगे, जहां शांता मिश्रा और गौतम कश्यप मॉस्को से। लेकिन इससे पहले हम सीधे दीपक वोहरा के पास चलते हैं, न्यूयॉर्क से इस वक्त मेरे साथ लाइव। दीपक वोहरा, ये जो अभी रूस का तेवर है कि युद्ध तो रुकेगा ही नहीं, किसी भी सूरत में नहीं रुकेगा, बातचीत कीजिए, बातचीत के जरिए समाधान निकालिए। धन्यवाद आपका। मैं इस समय, जैसा आपने सही फरमाया, मैं न्यूयॉर्क में हूँ और आप देख रहे हैं कि अभी सुबह का समय है, 8:40 हुए हैं। तो वो मैनहट्टन की स्काईलाइन आप देख लीजिए। अभी कुछ देर में मेडिकल रीजन है मेरे, तो मैं आया हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक चीज मैं बता देता हूँ, जो बार्बरता सभ्यता से पहले आई थी, मानव सभ्यता से, और आज जो सभ्यता के बाद बार्बरता हम देख रहे हैं, सेकेंड वन कहीं ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेजी में कहावत है, द लल बिफोर द स्टॉर्म। जो इस समय हो रहा है, इट इज द स्टॉर्म बिफोर द लल। लड़के कुछ नहीं हासिल होने वाला। मैंने सुना था, अभी कुछ कह रहे थे कि यूक्रेन को कोई बता रहे थे कि वो हड़प करना चाहता है। वो चाहता है कि नेटो मेरे द्वार पर ना आए। तो अगर यूक्रेन को हड़प कर लेता है तो पोलैंड, हंगरी, रोमानिया उसके द्वार पर आ जाएंगे, जो नेटो के सदस्य हैं। याद रखिएगा कि चीन भारत की सीमा पे तब आया था जब चीन तिब्बत को खा गया था। इसीलिए शांति जो है, प्रो नेटो मेंबर, नॉन मेंबरशिप ऑफ नेटो अगर यूक्रेन को मिल जाए, पुतिन साहब पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। यही एक रास्ता है आगे, युद्ध विराम, बातचीत और समझौता। पूर्व डिप्लोमेट राजीव डोगरा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, आपसे भी सर मुझे यही पहलू समझना है कि ये सबको मालूम है कि भविष्य की लड़ाई और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी सीमाओं को, सरहदों को सुरक्षित रखने की लड़ाई ये रूस लड़ रहा है। लेकिन इस बीच अगर ये युद्ध जारी रहता है तो अब तो मानवीय नुकसान होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। कितनी इमारतें, कितने दिन तक इमारतों पर मिसाइलें दागेंगे? देखिए, आपका सवाल ही आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगा कि अगर कल को युद्ध विराम हो गया तो पुतिन साहब से उनके लोग पूछेंगे जो अभी 75% उनके सहमति में हैं कि हाँ, आप जो कदम उठाया है बिल्कुल ठीक उठाया है। सो रूस के अंदर उनके लिए बहुत सपोर्ट है, कम नहीं हुई। पर अगर आज युद्ध विराम हो गया और स्थिति फिर वापस हो गई जैसे एक हफ्ता पहले थी, तो पुतिन साहब क्या जवाब देंगे अपने पब्लिक को कि क्यों मैंने इतने रूसी लोगों के, जवानों की जान गंवाई और क्या कारण था जो मैंने फौज भेजी। तो पुतिन साहब एक मुश्किल घड़ी में है कि क्या वाकई सर मुश्किल घड़ी में है जो आप कह रहे हैं इस वक्त की बड़ी बात। मैं सीधे मॉस्को ही लिए चलती हूं अपने दर्शकों को, क्योंकि मॉस्को से इस वक्त मेरे साथ गौतम कश्यप जुड़े हैं। गौतम जी, पुतिन के जहन में चल क्या रहा है, उनके मन में चल क्या रहा है, ये दुनिया जानती है। क्योंकि जब शुरुआती वक्त में उन्होंने कहा कि हम हमला करेंगे, कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। आज जब वो इस तरीके से 8 दिन तक युद्ध जारी है, आगे की प्लानिंग अगर आप बता पाए तो हमारे दर्शक बेहतर तरीके से समझे। पहले तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो कि रूसी रक्षा मंत्रालय के तरफ से बार बार ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि ये युद्ध नहीं है, ये एक तरह से यूक्रेन में जो रूसी समाज है उनकी रक्षा करने के लिए ये एक अभियान चलाया गया है। एक जो मूल मुद्दा हम लोग छोड़ रहे हैं वो है भाषा। भाषा
एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यूक्रेन की जो नाजीवादी जो सरकार है आज के समय में, वो वहां पर रूसी भाषी बोलने वालों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय कर रही है। दोनबास में करीब 20,000 के करीब जो है रूसी भाषी मारे जा चुके हैं। इसके कारण जो है रूस में जो है एक तरह से विद्रोह हुआ, और रूस की विपक्षी पार्टी ने पुतिन से कहा कि आप इस पे क्या कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। तो उन लोगों के बाद जो है पुतिन ने अपने दुमा में, संसद में वोटिंग कराया। उसके बाद ये फैसला लिया गया कि हमें जो है इस मामले में हम दखलंदाजी करेंगे, और जो रूसी भाषी जो वहां पे नागरिक हैं उनकी हम रक्षा करेंगे। इसलिए जो पुतिन है वो वहां पर सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर सिविलियंस पर टारगेट किया जाता है तो खुद रूस में ही इसका विरोध हो सकता है। क्योंकि जो 80% जनता है यूक्रेन की और जो रूस की जनता है, उसके बीच में एक तरह से अगर कहा जाए भारतीय भाषा में, तो बेटी रोटी का संबंध है। लोग आते जाते हैं, दूसरे के यहाँ रहते हैं, नौकरियां करते हैं। इस बीच दुनिया के पास खबरें यही पहुंच रही है कि लोग मारे जा रहे हैं। आज जो हमारे पास आंकड़ा है, जो हम तक खबरें पहुंच रही है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि खार्किव हो, क्यों हो, अब जो फायरिंग की जा रही है, अब जो गोले बारूद दागे जा रहे हैं, उसमें सीधे लोगों की जान जा रही है। देखिए, लोगों की जाने जा रही है, लेकिन जो बहुत सारे डेटा हैं वो फेक आ रहे हैं। क्योंकि अभी जो जर्मन टीवी पे मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें पीछे लाशें पड़ी थी और जो एंकर है वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, और एक जो डेड बॉडी है उससे हाथ निकाल के वो अपने कपड़े को ढकने की कोशिश कर रहा था। ये वीडियो भी सामने आई है, तो इससे समझ सकते हैं कि आंकड़े को किस तरह से बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। चलिए, इस बीच ऐसा कहा भी जा रहा है कि पश्चिमी मीडिया अपने चश्मे से ये दिखाने की कोशिश करी है इस युद्ध को। तो मैं सीधे शांता मिश्रा, जो कि वॉशिंगटन डीसी से इस वक्त मेरे साथ। शांता, मुझे आपसे समझना है कि क्या पश्चिमी देश जो कह रहे हैं इस युद्ध को लेकर, वो हमें नहीं मानना चाहिए, जैसा कि गौतम कश्यप हमारे साथ है, वो कह रहे हैं कि सब दिखावे की चीजें हैं? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये रशिया का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है। गौतम कश्यप जी का मैं बात सुन रहा था। आपको लगता है कि रशिया में डेमोक्रेसी है? वहां की आर्मी नहीं लड़ना चाहती है, बट पुतिन हैज बिकम अ मैडमैन। ये 1945 की दुनिया नहीं है, 2022 है। आप रशियन बात करें कि रशियन लोग वहां इसलिए अटैक कर, यूएस में रशियंस लोग हैं, तो क्या रशिया पे अगर ज्यादती होती है, इट डजंट हैपन हियर, तो क्या आप अटैक कर देंगे? आपकी सारी पॉलिसी फेल है। अगर आपके नेबर्स के साथ प्रॉब्लम्स है तो आप डिप्लोमेसी के माध्यम से करें। और यूक्रेन इज नॉट अ पावरफुल कंट्री। कैन ही अटैक पोलैंड? कैन ही अटैक अ नाटो कंट्री? नो। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ बार बार डिफरेंट चैनल के माध्यम से कि वेस्ट की डेमोक्रेसी रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ, शांता, आप जहां पे मौजूद है वहां की गवर्नमेंट को लेकर एक बार नहीं और एक देश से नहीं, बल्कि हमारे साथ इस वक्त जितने एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, वो भी मैं आगे जाऊंगी तो भी बताएंगे, सवाल हमेशा अमेरिका को लेकर, पश्चिमी देशों को लेकर उठते रहा है कि जहां इनका दखल हो वहां यही स्थिति होती है जो यूक्रेन में है। करते हैं, और रशिया से हम कभी लड़ाई नहीं करना चाहेंगे, खासकर नाटो कंट्री, बिकॉज आप जानती हैं कि वर्ल्ड वॉर हो सकता है और वन मैन आर्मी है पुतिन का। So he can go at any extent. So that's why I am saying कि ये सारा गलती रशियन गवर्नमेंट का है, पुतिन का है, और दुनिया आज एकजुट है। सारी नाटो का आप मुश्किल से 2-3 कंट्री छोड़कर आप देखेंगी तो सारी कंट्री यूनाइटेड है। When we watch news, we feel like crying. चलिए शांता, मैं आपके पास आती हूँ। मेजर जनरल शंकर प्रसाद, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। सर, मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन, ये दोनों ही पुतिन के समर्थक हो या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के समर्थक हो, इनकी बातें सुनने के बाद, एक्सपर्ट होने के नाते आप क्या कहेंगे?